द स्टूडेंट, दिस इज तिवारी सर। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में रे ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया गया था सबसे पहले, और उसी पिछले वीडियो में 3 वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कराया था टॉपिक को, और अब इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो आप किसी भी टॉपिक के अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं तो सबसे पहले उसी टॉपिक के फार्मूले तैयार करने होंगे। तो आइए सबसे पहले बोर्ड पर फार्मूले लिखते हैं। न्यूमेरिकल जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसी टॉपिक के फार्मूले देख लें। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी का फार्मूला सेम रहता है, 1/f = 1/v + 1/u। f क्या है? दर्पण की फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट की। और v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की या इमेज तक की डिस्टेंस है। दर्पण का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। दर्पण का रेखीय आवर्धन m = होता है II'/O' = -v/u। II' क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, O' क्या है? वस्तु की लंबाई, और u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की डिस्टेंस, और v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की डिस्टेंस। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध होता है f = r/2। दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसी में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसी पॉइंट में ध्यान रखिएगा, जो मिरर के इस फार्मूले बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं, वो उसी के लिए मैंने एक चार्ट का एक छोटा सा बनाया हुआ है चार्ट। उसी चार्ट के थ्रू आप इसके फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण लिया एक तरफ, और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ, ये हमेशा ऑलवेज कैसी होती है? नेगेटिव होती है। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी या दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, जो कि u से डिनोट करते हैं, और ये भी आपकी माइनस होती है क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, LHS है। ऐसे ही दर्पण से वस्तु की दूरी, इसमें भी u का मान जो होता है वो माइनस में लेते हैं, और फोकस दूरी को f से लिखते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण की हो या अवतल दर्पण की हो, इसलिए इसको f से डिनोट करेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी u की वैल्यू माइनस होती है, और उत्तल दर्पण के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी भी कैसी होती है? u की वैल्यू माइनस होती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v की वैल्यू अगर माइनस है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर v की वैल्यू प्लस है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, अगर v की वैल्यू माइनस है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का मान माइनस लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का सदैव ऋणात्मक लेते हैं। अगर क्वेश्चन में वास्तविक प्रतिबिंब जब भी क्वेश्चन में बोलेगा तो उसके लिए रेखीय आवर्धन m का मान जो होगा वो ऋणात्मक लेते हैं। और आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन स्मॉल m का मान सदैव धनात्मक लेते हैं। एक बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव सीधा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये पॉइंट है। सबसे पहले दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, दर्पण का रेखीय आवर्धन ये है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F = R/2 होता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए एक टेबल बनाया मैंने जो कि बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और u की वैल्यू दोनों के लिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए u की वैल्यू माइनस में लेते हैं। अगर v की वैल्यू माइनस है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर v की वैल्यू प्लस आती है तो उस समय आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन m का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, जो कि अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी में ये हमने क्वेश्चन पहले से ही पुटअप कर रखे हैं न्यूमेरिकल के, जो आपको आसानी से बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। अब एक एक करके इन क्वेश्चनों की बात करते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर रखें। अगर दो प्लेन मिरर हैं और वो एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पर हैं, तो इनके बीच में ध्यान रखें, इनके सामने एक मोमबत्ती रखी हुई है और उस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, मतलब इमेज, नंबर ऑफ इमेज इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है दो समतल दर्पण के बीच में, ध्यान रखिएगा, दो समतल दर्पण है। एक, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर आपका ये है, और इन दोनों के बीच में एंगल है 45 और इनके बीच में एक कैंडल रखी हुई मोमबत्ती,
तो उस मोमबत्ती इसको जला भी दिया मैंने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर, इनके बीच में सामने क्या रखी हुई, मोमबत्ती कैंडल रखी हुई, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बन सकते हैं, उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो हमने बताया था अगर प्रतिबिंब की संख्या निकालनी है तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला बताया था 360 अपॉन थीटा से ही निकालते हैं। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर सम आती है तो उसके लिए क्या होता है एक फार्मूला, जो कि n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये फार्मूला जो है नंबर ऑफ इमेज के लिए यूज करते हैं। अब थीटा की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो आपको 45 दी गई है, और नंबर ऑफ इमेज जो है n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि फार्मूला होता है आपका n इक्वल टू 360 बाई 45 माइनस का 1। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू जो है ध्यान रखिएगा कैंसिल करने पर आपका कितना आएगा, इसमें सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल कर लीजिए, 45 से इसमें डिवाइड करिए तो आपका 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 तो आपका हो जाएगा आपका 7। तो आपका ध्यान रखिएगा अगर 45 डिग्री के कोण पर है तो उस समय प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो कितनी बनेगी, आपकी जो बनेगी 8 आया, जो कि आपका 360 अपॉन थीटा जो कि सम आया, तो इसी तरह से निकालेंगे आप। अब आगे बात करते हैं इसी में सेकेंड क्वेश्चन, यदि दो समतल दर्पण के बीच में 9 प्रतिबिंब, ध्यान रखिए कोई वस्तु रखी है उसके 9 प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो दोनों दर्पणों के बीच कितना कोण होगा, तो वो कोण निकालना है। अब दूसरे का क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, अब प्रतिबिंबों की संख्या दी गई है और आपको निकालना है दोनों दर्पणों के बीच में कोण कितना होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप किस तरह से निकालेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है आपका n इक्वल टू आपको 9 दिया गया है, और थीटा की वैल्यू जो है दर्पण के बीच में कोण जो बन रहा है दोनों दर्पणों के बीच में वो हमें निकालना है, क्योंकि फार्मूला होता है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। n की वैल्यू आप पुट करेंगे 9, 360 अपॉन थीटा ऐसे रखा माइनस 1, इस 1 को आप इधर ले जाइए, 9 प्लस 1 इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, ऐड कर दीजिए इसको, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा आपका, 360 अपॉन आपका हो जाएगा थीटा। थीटा को आप इधर ले आइए, 360 डिग्री अपॉन में आपका हो जाएगा 10, 0 से 0 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 60 डिग्री आ जाएगी। तो आपका दूसरा आंसर जो हो जाएगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि दो माध्यम की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण अवलंबवत आपतित होती है। अगर किसी कांच के पृष्ठ पर प्रकाश किरण अवलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, क्योंकि समतल दर्पण पर प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये समतल दर्पण हमने मान लिया एक प्लेन मिरर है और इस पर प्रकाश किरण जो है वो अभिलंबत ऐसे आपतित हो रही है, और जब अभिलंबत हो रही है तो 90 डिग्री पर आपतित होगी, तो 90 डिग्री पर ही ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आप लगाएंगे वो, तो कह रहा था क्वेश्चन में, यदि दो माध्यम की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण अवलंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। अपवर्तन कोण भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सॉरी, और परावर्तन कोण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपको कौन सा है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है आपको। यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। यदि समतल दर्पण पर प्रकाश किरण 40 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही और परावर्तन के पश्चात पूछा जाएगा तो परावर्तित किरण अवलंब के साथ कितने कोण पर परावर्तित होगी, तो वो ध्यान रखिएगा 40 डिग्री के ही कोण पर परावर्तित होगी। तो इसके लिए परावर्तन कोण भी ध्यान रखिएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं 4th नंबर। दो समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर रखे हुए, दो समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर रखे हैं,
तो दर्पण के बीच रखी हुई मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आप निकाल सकते हैं उसी फार्मूले से 360 अपॉन थीटा के, जो कि n इक्वल टू था। देखिए थीटा की जो वैल्यू है 4th नंबर क्वेश्चन में वो आपको 120 डिग्री दिया गया और प्रतिबिंबों की संख्या आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फार्मूला आपको मालूम है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। n की वैल्यू आपको निकालनी, 360 की वैल्यू आप ऐसे लिख देंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू 120 माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 12 के 36, 3 माइनस 1, तो n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2। तो इसमें प्रतिबिंबों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के 8 प्रतिबिंब बनते हैं तो दोनों दर्पणों के बीच कितना कोण होगा। इसी तरह आप निकाल लेंगे ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 0 डिग्री कोण बनाते हैं तो इनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 0 डिग्री कोण पर रखें तो इसका मतलब दोनों दर्पण एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, समांतर होंगे। दो दर्पण एक जैसे मिरर हमने मान लिया ये है प्लेन मिरर समतल दर्पण और दूसरा प्लेन मिरर आपका ये है समतल दर्पण, और दोनों एक दूसरे के जब पैरेलल होंगे तभी थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। इनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मैंने रख दिया, किसी वस्तु को या मोमबत्ती को रख देते हैं। अब इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब हमें यहाँ पर निकालना है। तो फॉर्मूला है n इक्वल टू 360 अपॉन 0। आपका ध्यान रखिएगा माइनस में तो कोई प्रतिबिंबों की संख्या हो नहीं सकती, इसलिए ऐसे कोई फार्मूला नहीं बनाएंगे। आपको थीटा की वैल्यू इसी फार्मूले में, क्योंकि 360 अपॉन थीटा की वैल्यू से ही हम प्रतिबिंबों की संख्या निकालें। तो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू रखी 0, n इक्वल टू आपका 0 से डिवाइड करेंगे 360 में तो आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है, उनके बीच कोण 0 है, तो उनके बीच रखी वस्तु के दर्पण में जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो क्या होगी अनंत होगी। तो इसका ऑप्शन जो आप देंगे ध्यान रखिएगा इनफैक्ट जो कि अनंत। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। लास्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखें, इनके बीच रखी गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है कितनी है। दो समतल दर्पण, जैसे एक समतल दर्पण हमने 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जैसे एक समतल दर्पण प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर आपका ये है, और दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर है, तो थीटा की वैल्यू तो आप 60 डिग्री रख दो, और इनके बीच मान लो एक गेंद या बॉल रखी हुई है, और उस गेंद के ध्यान रखेगा इमेज हमें फाइंड करनी, कितने इमेज बनेंगे। तो ध्यान रखेगा n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। फार्मूला जो है आपका ध्यान रखेगा सूत्र n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1 से ही आप निकालेंगे। n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 60 डिग्री, माइनस 1 60 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, जो कि आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, छत्रंग 36, 6 माइनस 1, तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, तो आपका ऑप्शन क्या है 5। तो आप नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए। अलग तरीके क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, यदि दर्पण को 10 डिग्री कोण पर समतल दर्पण को घुमाते हैं तो परावर्तित किरण जो होती है वो दुगने कोण पर घूम जाती है। परावर्तित किरण जो है वो दुगने कोण पर घूम जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाए तो उसी आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाएगी। तो परावर्तित किरण सदैव ध्यान रखिएगा 2 गुने कोण पर घूमती, तो 10 का कितना हो जाएगा 20, तो 20 डिग्री कोण पर घूम जाएगी। इसका ये आंसर आप टिक कर देंगे। यदि समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमाने से परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी। परावर्तित किरण जो है वो
8 डिग्री कोण से घूम जाएगी। तो अगर आपको 4 डिग्री दिया गया है तो आप ध्यान रखिएगा उसका ऑप्शन क्या बताएंगे, 2 गुणे 4 डिग्री। तो कितने कोण पर परावर्तित किरण घूमती, तो परावर्तित किरण से घूमने का कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 डिग्री। ऐसे ही यदि ध्यान रखिएगा एक समतल दर्पण को 5 डिग्री के कोण से घुमाने पर दर्पण से परावर्तित किरण कितने कोण पर घूमेगी, परावर्तित किरण अगर 5 डिग्री का कोण दिया है तो परावर्तित किरण जो घूमेगी वो 2 गुने कोण से घूमती है, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पता होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, प्लेन मिरर की फोकल दूरी जो होती है, रेमेकल फोकल डिस्टेंस, वो आपकी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है सदैव अनंत होती है। इसका ये आप आंसर देंगे। ऐसे ही समतल दर्पण को 45 डिग्री से घुमा दिया जाए तो उसी आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण कितने कोण पर घूम जाएगी, परावर्तित किरण 15 डिग्री है तो परावर्तित किरण से घूमने का कोण जो हो जाएगा वो आपका 2 गुणे 15 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आप देंगे क्या है 13 नंबर क्वेश्चन का वो 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पहले भी बताया था कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति की ऊंचाई h है, तो व्यक्ति की ऊंचाई h है तो उस व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब या इमेज देखने के लिए इस दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है वो ध्यान रखिएगा वो व्यक्ति की लंबाई की क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखिए 14 नंबर क्वेश्चन में है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है या आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो दर्पण में अगर कोई व्यक्ति या किसी समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति या कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से या 4 मीटर पर सेकेंड के या u मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है तो दर्पण में उसके इमेज की जो वेलोसिटी होती है वेग वो 2 गुना हो जाता है। तो समतल दर्पण में ध्यान रखिएगा कि और एक व्यक्ति जो है 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को ध्यान रखिएगा दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब होगा अपना प्रतिबिंब वो 2 गुने से कितना हो जाए, 2 गुणे 2 करोगे तो आप कितना हो जाए 4 मीटर पर सेकेंड। तो प्रतिबिंब जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रहा है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो उसे आता हुआ प्रतीत होगा वो कितने से हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कह देता है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रहा है तो वह अपने प्रतिबिंब की ओर किस वेग से दौड़ रहा है। तो प्रतिबिंब में किस वेग से हो जाएगा उसका, अगर 5 था तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से उसका प्रतिबिंब दौड़ रहा होगा दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की हाइट वाला भी क्वेश्चन का फार्मूला बताया था। एक मनुष्य की ऊंचाई जो है वो आपकी 1.6 मीटर है और अपने पूरे प्रतिबिंब को दर्पण में देखने के लिए उसकी दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो होनी चाहिए व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो व्यक्ति की लंबाई कितनी है और मनुष्य की लंबाई 1.6 है। दर्पण की न्यूनतम लंबाई का फार्मूला क्या है, तो आप ये फार्मूला बताएंगे। दर्पण की न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम ऊंचाई बराबर होता है व्यक्ति की लंबाई या व्यक्ति की ऊंचाई बाई, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ पर्सन बाई 2। व्यक्ति की लंबाई 1.6 बाई 2 करोगे तो 0.8 मीटर। तो इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ध्यान रखिएगा वो 0.8 मीटर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। एक मनुष्य की लंबाई 1.68 मीटर है और अपने पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की हाफ होनी चाहिए। तो 1.68 का अगर हाफ करेंगे इसमें से जो भी ऑप्शन होगा उसी का
इसको कैंसिल कर दीजिए तो इसका ऑप्शन 0.84 मीटर, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन इसका मिल जाएगा। ऐसे ही समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? समतल दर्पण के सामने वस्तु से जितनी दूरी पर दर्पण होता है उतनी दूरी पर दर्पण से क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो अगर ये प्रतिबिंब यू दूरी पर बन रहा है तो यू दूरी पर ये भी, अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है दर्पण से, समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो समतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी आकार का उतनी ही दूरी पर बनता है, तो वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो ये इस चैप्टर के ध्यान रखिए न्यूमेरिकल और भी हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो पे आपको अपलोड किए जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।